हेलो वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल डैडी समाधान आईसीएस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम वीरेंद्र है। इससे पहले तक हम जो सीरीज स्टार्ट की थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, उसमें इंपॉर्टेंटली हमने फर्स्ट चार्टर एक्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज इस सीरीज में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हमने सीरीज स्टार्ट की थी एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल बी गोइंग टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर एक्ट, दैट इज चार्टर एक्ट सेकंड और चार्टर एक्ट 1813. In the previous lecture, I have informed you within the gap of every 20 years, every charter have been imposed in India. तो पहला चार्टर एक्ट जो आया था वो 1793 1793 में आया था। अब दूसरे चार्टर एक्ट की बारी थी, जो ये था 1813 में, जो दूसरा चार्टर एक्ट को इम्पोज किया गया था। इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी। सबसे पहले इस चार्टर एक्ट के तहत में क्या किया था। दिस चार्टर एक्ट abolish the monopoly of the British East India Company, expect the trade in tea and trade in China, सॉरी ट्रेड विद चाइना। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक पर्टिकुलर कंपनी थी जो सभी चीजों में खुद ही ट्रेड करती थी, अब उसकी जो मोनोपोली थी सभी चीजों को ट्रेड करने की, सभी चीजों को अपने हाथ में कमर्शलाइज करने की, वो ट्रेडिंग की मोनोपोली खत्म कर दी गई थी 1813 के इस चार्टर एक्ट के द्वारा। अब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये मानना था कि सिर्फ ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वही यहाँ पे अपना जो है व्यापार नहीं कर सकती, और भी प्राइवेट प्लेयर आके यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं और उनको एक हेल्थी टैक्सेस, उनको हेल्थी रेवेन्यू कमा के दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने जो दरवाजे थे व्यापार के, बिजनेस के, कॉमर्स के, ट्रेड के, वो सभी के सभी बिजनेस पर्संस के लिए खोल दिए थे इंडिया में। नाउ एनी ब्रिटिशर्स और एनी ट्रेडमैन वुड लाइक टू हेल्प, वुड लाइक टू हैव एनी काइंड ऑफ बेनिफिट, एनी काइंड ऑफ कमर्शियल बेनिफिट इंडिया ऑन द रेवेन्यू, वो जो है इंडिया से जुड़ सकता था, जो कि इंडिया में हुआ भी। लेकिन इंपॉर्टेंटली टी को अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में रखा था, बिकॉज टी एक ऐसा इंपॉर्टेंट मटेरियल था जिससे वो सबसे ज्यादा मुनाफा कमाते थे। इसलिए उनको उस पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट, एक सब्जेक्ट को उन्होंने अपने पास ही रखा। इसके अलावा चाइना की जो ट्रेडिंग पॉलिसी थी, चाइना के साथ में कोई और व्यापार नहीं कर सकता, स्टिल ईस्ट इंडिया कंपनी ही चाइना के साथ में ट्रेड करेगा। सो दिस पर्टिकुलर कंपनी इज अगेन अंडर द सुपरविजन, ट्रेडिंग सुपरविजन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, नॉट फॉर द इंडिविजुअल। द डोर इज स्टिल क्लोज फॉर दिस टू थिंग्स, एक तो चाय एंड ट्रेड विद चाइना। दिस अलाउड अदर ब्रिटिशर्स एंड अदर टू पार्टिसिपेट इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो सब, और ये सबके लिए एक तरीके से ओपन चांस हो गया था कि वो आके अपने ट्रेनिंग वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अंडर दिस एक्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजनल ग्रांट फॉर एजुकेशन इन इंडिया। अभी तक ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था जिसमें कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया में पढ़ाई कर रही हैं, जो इंडियन कैपिटलिस्ट के बच्चे इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड जो है फंड दिया जाए। अभी तक जो फंड दिया जाता था, या तो वो वहां के जिस प्रिंसले स्टेट में पढ़ाई हो रही है वहां के राजा वगैरह देते थे, वहां के प्रिंस देते थे, वहां के किंग्स देते थे, लेकिन अभी तक कंपनी ने कोई फंड अपनी जेब से नहीं दिया था। सबसे पहले 1813 जो ये चार्टर एक्ट फर्स्ट था, इसमें एक स्टेट ओन्ड फंड दिया गया था। वो था 1 लाख रुपए साल का, यानी साल का 1 लाख रुपए जो है दिया जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया को, उस पर्टिकुलर कंट्री को, इंडिया को, जहां पे कि वो पैसा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए ही इस्तेमाल होगा, स्कूल के डेवलपमेंट के लिए या लिटरेचर के लिए या किसी तरह की बुक मैपिंग के लिए व्हाट्सएवर, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फंडिंग एजुकेशन के लिए ही यूज की जाएगी। एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन। पहली बार स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन की शुरुआत की गई थी। एंड दिस गिव ए इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज आर्टिकल 21A, दैट इज राइट टू एजुकेशन पॉलिसी। जो राइट टू एजुकेशन है हमारा, 6 से 14 साल का एक बच्चा निःशुल्क और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो एक इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 21 सेक्शन 1 अंडर में है, वो उसका प्रोविजन का कहीं ना कहीं संज्ञान, कहीं ना कहीं एक आइडिया यही चार्टर एक्ट जो 1813 से सेकंड चार्टर एक्ट से ही लिया गया, क्योंकि पहली बार टोटली स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन की पॉलिसी, फिलॉसफी या प्रोविजन जो है ब्रिटिशर्स से इंडिया में लेके आए थे। फर्दर इंपॉर्टेंटली, दिस एक्ट इन्वेजेस द मिशनरीज can go and spread the Christianity in India. See, earlier we have discussed the modern history and we have discussed n number of Europeans, private players, those came to India and like many of the Europeans have certain kind of target. अगर मैं पुर्तगाल की बात करूं, they have the target to spread the Christianity in India. अपार्ट फ्रॉम पुर्तगाल, जो डेन्स थे यानी डेनमार्क के, तो उनका तो सिर्फ काम ही ये था कि वो क्रिश्चियनिटी को इंडिया में फैलाएं। फ्रेंच के सॉरी इसके अलावा जो डच पीपल, तो उनका भी यही एक इंपॉर्टेंट मोटो था कि क्रिश्चियनिटी को इंडिया में फैलाएं। लेकिन मतलब टिल नाउ ब्रिटिशर्स हैवंट
लाइक गेट इनटू दिस थिंग इन वेरी मच। अभी तक ब्रिटिशर्स ने क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया था इंडिया में उसको विस्तार करने के लिए। देयर ओनली पर्पस टू मेक इंडिया एज अ कॉलोनी नाउ, एंड अर्लियर देयर ओनली पर्पस टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया विदाउट एनी काइंड ऑफ ए बार्ड कंपटीशन। बिना किसी कंपटीशन के से इंडिया से वो पैसा कमाना चाहते थे, अब वो चाहे किसी भी तरीके से आए, और उसके लिए उन्होंने कोशिश भी की और अच्छा उन्होंने काम भी किया इंडिया में। बट पहली बार 1813 जो चार्टर एक्ट सेकंड आया था उसके द्वारा उन्होंने कोशिश की अब इंडिया से हम लोग जो है अपना क्रिश्चियनिटी का भी विस्तार करेंगे, और ये इस एक्ट में मिशनरीज को इंडिया में भेज दिया गया था, एंड देवर फ्री एंड ओपन टू स्प्रेड क्रिश्चियन मिशनरी का जो भी इनको स्लोगन, जो भी अपना स्कॉलर भेजना है, व्हाट्सएवर दे वुड लाइक टू हैव, अपने बाइबल को फ्री में बांटना है, अपनी मिशनरीज के स्कूल खोलने हैं बच्चों को या पूरी पूरी फैमिली को, गांव को, विलेजेस को अगर वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं व्हाट्सएवर, अगर उनको इसमें कोई डिफिकल्टी आती है तो मैनेजमेंट इज देयर, ब्रिटिश मैनेजमेंट थी उनकी हेल्प करने के लिए। तो पहली बार 1813 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सामने से क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में उन्होंने इंपोज किया, एंड नाउ द एवोल्यूशन ऑफ क्रिश्चियनिटी एक्चुअली केम इनटू द इंडिया, क्योंकि दिस क्रिश्चियनिटी इन इंडिया इज इंपोर्टेड रिलीजन, ये भारतीय रिलीजन तो है नहीं, इंपोर्टेड रिलीजन है। तो दिस इज द एक्चुअल जो नींव रखी गई थी वो ब्रिटिशर्स ने यहाँ से 1813 चार्टर एक्ट सेकंड से रखी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डिस्कस्ड कि चाइना के साथ में उन्होंने अपनी मोनोपोली को कंट्रोल कर रखा था, बट व्हाई चाइना, व्हाई ओनली चाइना, व्हाई नॉट अदर कंट्री? ब्राजील एट इन दोज डेज, इफ आई विल टॉक अबाउट ब्राजील, ब्राजील उस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री था जिसमें सभी के सभी वेस्टर्न कंट्री, इवन दो ये यूरोप में अगर मैं बात करूं ब्रिटेन भी वहां पे अपना बहुत इंटरेस्ट रखता था ब्राजील में स्पेनिश, पुर्तगालीज, फ्रेंच, एवरीबॉडी would like to have their like generous interest, but वहां पे किसी ने मोनोपोली नहीं लगाई। this country Britain actually put monopoly with China to the East India Company only, not to the private player. Why so? The important reason was the monopoly with China, important reason was Britain undertook opium trade. See, opium trade become because of their chronic imbalancement with China, जो चाइना के साथ में वो ट्रेड कर रहे थे, चाहे वो राइस का ट्रेड हो या किसी और क्रॉप का ट्रेड हो, राइस का, रबर का ट्रेड, ये सब ट्रेड होते थे चाइना के साथ में, जो भी वो ट्रेड करते उसमें बड़ा इम्बेलेंसमेंट हो रखा था। यानी कहीं ना कहीं उनका, अगर मैं बात करूं जो डेफिसिट था, करंट अकाउंट डेफिसिट उस समय का बहुत ज्यादा लॉस में चल रहा था, उसको लेवल पे लाने के लिए। और दूसरी चीज जो मुख्यतः ट्रेड किया जाता था चाइना से, दैट प्रोडक्ट वाज द ओपियम, वो अफीम की खेती की जाती थी, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपने हाथ में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी रखना चाहती थी, किसी और के साथ उसके बेनिफिट को, प्रॉफिट को नहीं शेयर करना चाहती थी। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने, बिकॉज चाइना में ओपियम की बहुत इंपॉर्टेंट खेती की जाती थी और इंडिया में चाय की बहुत इंपॉर्टेंट खेती की जाती थी, जिन दोनों ही प्रोडक्ट से कई मल्टीपल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उनको हो रहा था, इसीलिए उसमें किसी और प्राइवेट प्लेयर को उन्होंने कभी भी अनुमति नहीं दी। इसीलिए इफ यू हैव एनी क्वेश्चन व्हाई मोनोपोली विद चाइना is into the enclosed hand with the this East India Company, the reason is this opium created a steady demand across the world including China and in the West, because opium created a steady demand, that's why it's a very profitable business, that's why they haven't shared in 1813 this particular act they haven't shared with any of the private players, and that became very steady into the hand of East India Company. So student, till now I have discussed this Charter Act second. If you have any doubt and query, do ask me in the comment box. We will try to complete next Charter Act 1833 को, चार्टर एक्ट को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है 1833, सो उसको आप 1833 का चार्टर एक्ट अगर देखते तो काइंडली मेक द नोट्स ऑफ दैट आल्सो। थैंक यू सो मच।